वो दिव्य स्त्री गतांक से आगे। अगली सुबह अद्विक दवाइयों के लिए जड़ी बूटियां लेने गांव से रवाना हो गया था। सुरजन काका ने उसे रास्ते के लिए खाना बांधा और कहा, बेटा, जितने दिन खाना चले ठीक है, फिर फल वगैरह तो मिल ही जाएंगे। अद्विक ने खाने की पोटली एक लकड़ी में बांधी और लकड़ी को कंधे पर रखा और कहा, काका, 4-5 दिन में लौट आऊंगा, आप चिंता मत करना। कहकर अद्विक रवाना हो गया। रास्ते में देखा तो चंदन भी उसे विदा करने के लिए मिल गया। वो अद्विक के कंधे पर हाथ रखकर बोला, संभल कर जाना मेरे दोस्त, जल्दी ही मिलते हैं। अद्विक चंदन से गले मिलकर रवाना हो गया, पर उसके मन में रास्ते भर अनगिनत विचार चलते रहे। वो जंगल के बराबर से निकला तो उसे उस रहस्यमयी बड़ के पेड़ का ध्यान आ गया। किस तरह से उस दिन एक पर्दा सा खुल गया था। अगर मैं उसमें चला जाता तो क्या होता? अद्विक इस विचार से ही कांप गया। आखिरकार गांव की सीमा समाप्त हो गई थी और चढ़ाई शुरू हो गई थी। प्रकृति के सुंदर नजारे देखता हुआ अद्विक हिमालय की ऊंचाइयों का रास्ता नापने लगा। जितनी देर उससे चला गया उतनी देर तक वो चलता रहा। रास्ते भर उसे मिहिका की याद आती रही और सोचता रहा कि ऐसे कैसे वो उसे छोड़कर चली गई। कभी उसे हरिधन की याद आ जाती तो कभी कुछ पुराने किस्से याद आ जाते। उन्हें याद करता हुआ वो अपने रास्ते पर चला जा रहा था। वो अपनी यादों में इस तरह खोया हुआ था कि उसे सामने पड़ा हुआ पत्थर भी नजर नहीं आया और एकदम से ठोकर लगी। अद्विक अपने विचारों से बाहर आया और फिर संभल कर चलने लगा। दोपहर तक चलने के बाद वो थोड़ा थक गया था। उसने रुककर एक स्थान पर खाना खाया और थोड़ा सुस्ताने लगा। शाम तक चलता रहा और रात में एक गांव में डेरा डाल लिया। अगली सुबह वो फिर से रवाना हो गया। दोपहर होते होते उसे हिमालय के घने जंगल नजर आने लगे। कुछ महिलाएं सर पर लकड़ी रखकर ला रही थी। अद्विक को मिहिका की याद आ गई। तुमको देखे जमाने बीत चले, जैसे यादों के जंगल से फसाने बीत चले। रह गई इस दिल में यादें ही बाकी, सपने सुहाने बीत चले। अद्विक के दिल से तड़पती हुई आवाज आई, मिहिका, और वो फिर चलने लगा। अब जंगल में सन्नाटा शुरू हो गया था। कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। अद्विक बहुत ही खुश था। जल्दी ही वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही उसे कुछ व्यक्ति बैठे हुए मिल गए। अद्विक सोच रहा था ऐसा पहली बार ही हुआ है जब उसे 5-6 लोग एक साथ बैठे हुए मिले हैं। नहीं तो इन सुनसान रास्तों पर सिवाय भेड़ बकरी और गड़रियों के अलावा कोई नजर नहीं आता। बहुत मुश्किल से ही कभी 2-3 लोग इकट्ठे नजर आते हैं। आखिरकार 5-6 लोगों का समूह देखकर अद्विक उनके पास ही अपनी थकान उतारने के लिए बैठ गया। ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बातों से पता चल रहा था कि वे लोग भी कुछ विशेष जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे। अद्विक को पता था कि इतने घने जंगलों में लोग जड़ी बूटी इकट्ठा करने के मकसद से ही आते थे। नहीं तो आम लोगों को ना तो जड़ी बूटियों की समझ होती है और ना वे जंगल में इतना अंदर तक आते हैं। अब अद्विक को उनकी बातें सुनने में रुचि जागने लगी। ये सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने इन जड़ी बूटियों की खुराक देकर मरीजों को सही करा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि तुम कौन हो भाई, किस मकसद से आए हो? अद्विक ने खुद का परिचय दिया। मेरे काका एक नाड़ी वैद्य हैं। मैं उनके लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आया हूं। उनमें से 4 लोग जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे, जबकि बाकी 2 लोग उनके साथ में ही आए थे। मेरे पिता बहुत ही अच्छे वैद्य हैं। उनकी दवाइयों से लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, एक व्यक्ति ने कहा। दूसरे ने कहा, मेरी दादी अपने जमाने में बहुत मशहूर और बहुत ही अच्छी दाई थी। वो किसी भी स्थिति में प्रसव करा सकती थी। 25 या 30 साल पहले उन्होंने एक मरी हुई महिला का भी सफलतापूर्वक प्रसव कराया था। जबकि और कोई दाई होती तो शायद हाथ ही खड़े कर देती। उसकी बात सुनकर अद्विक एकदम से चौंक गया।
उसे काका की बताई हुई वो कहानी याद आ गई जो उन्होंने पिछली रात को सुनाई थी कि आराध्या की मृत्यु हो गई थी और फिर आसपास के गांव से दाई को बुलाकर मृत आराध्या का प्रसव कराया गया था। अद्विक ने कहा, भाई ये तो बहुत ही विस्मयकारी बात है। वैसे तुम कौन से गांव से हो? वो व्यक्ति जिसका नाम मयंक था उसने कहा, मैं पंचवाड़ी गांव से हूं। अद्विक ने रुचि लेते हुए कहा, ओहो, वो तो हमारे गांव से 2 गांव पहले ही है। अद्विक को काका की बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने गांव से 2 गांव पहले ही ये सारी घटना हुई थी। अद्विक बोला, वैसे इस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। 25-30 साल पहले एक मृतक महिला का प्रसव कराया गया था। क्या वो कोई अनोखी घटना थी? वो व्यक्ति बोला, हां, था तो कुछ अनोखा ही। मेरी दादी बताती है, पर पूरी बात उन्हें ही पता है। अद्विक की उत्सुकता बढ़ गई। उसने कहा, क्या मैं आपकी दादी से मिल सकता हूं? मुझे आपकी दादी की उपलब्धि पर बहुत ही गर्व है कि मैंने ऐसा पहली बार ही सुना है। क्या मैं आपकी दादी से मिल सकता हूं? मयंक ने कहा, हां हां, क्यों नहीं, जरूर। अद्विक को पता था कि ये सभी लोग जड़ी बूटी इकट्ठी कर चुके हैं, इसलिए अद्विक ने उन लोगों को उसके लिए रुकने के लिए कहा और जरूरी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस काम में अद्विक को मयंक व उसके साथियों ने भी सहायता करा दी। अब अद्विक के पास साल भर के लिए पर्याप्त मात्रा में जड़ी बूटियां इकट्ठी हो गई थीं। अद्विक अब मयंक व उसके 5 साथियों के साथ रवाना हो गया था। मयंक ने कहा, भाई अद्विक, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव से पहले ही आ जाएगा, तुम्हें फिर उल्टा वापस आना पड़ेगा। अद्विक ने कहा, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी दादी से जरूर मिलूंगा। बात करते करते एक बार फिर अद्विक को ठोकर लग गई। मयंक ने कहा, अद्विक भाई, संभल कर। अद्विक सोचने लगा, आदत हो गई है मुझे ठोकरें खाने की। जिस दिन ठोकर ना खाऊं, पत्थर मेरा नाम पुकारने लगते हैं। आखिरकार उन लोगों की यात्रा शुरू हो गई। इस बार अद्विक को रास्ता छोटा लग रहा था, क्योंकि जब हम कोई कार्य पूरा करने के लिए मंजिल की तरफ जाते हैं तब वो रास्ता बहुत ही लंबा लगता है, लेकिन कार्य पूरा होने के बाद लौटते समय वही रास्ता हमें छोटा लगने लगता है, जबकि उसकी दूरी उतनी ही होती है। बातें करते करते और बीच के गांवों में विश्राम करते करते आखिरकार 2-3 दिन की यात्रा कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। आखिरकार मयंक का गांव आ गया था। अद्विक अब मयंक के साथ उसके घर की तरफ बढ़ चला, जबकि और साथ के लोग अपने अपने गंतव्य को निकल चुके थे। अद्विक जब घर में घुसा तो उसे कुछ भी नयापन नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अपने ही परिचित के यहां आया था। आखिरकार उन्हीं दाई के हाथों अद्विक का जन्म हुआ था, पर अभी अद्विक ने इस बात को राज रखना ही ठीक समझा। मयंक ने आवाज लगाई, दादी, दादी, देखो कोई आपसे मिलना चाहता है। अंदर से एक वृद्ध आवाज आई, मुझसे मिलने? मुझसे कौन मिलना चाहेगा? मयंक अद्विक को अंदर ले गया। मयंक की दादी ने बात शुरू की, कौन आया है मयंक? मयंक बोला, दादी, ये अद्विक है, पास ही के गांव में रहता है। ये भी जड़ी बूटी इकट्ठी करने आया था। मैंने जब आपके बारे में बताया कि किस प्रकार आपने एक मृतक महिला का प्रसव कराया था, तो ये बहुत ही हैरान रह गया और आपसे मिलने की इच्छा करने लगा। मयंक की दादी बोली, हाँ, उस घटना के बाद हर जगह मेरे ही चर्चे हो रहे थे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं है कि इतने सालों बाद भी लोग उस बात को नहीं भूले। अद्विक ने कहा, दादी, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपको मृतक महिला का प्रसव कराना पड़ा? मयंक की दादी ने कहा, बेटा, गांव में एक ऋषिवर आए हुए थे जो कि अपने शिष्यों पर शक्तिपात कर रहे थे।
किंतु किसी वजह से वो शक्ति की किरणें वहीं आराम कर रही महिला आराध्या पर जा गिरी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई और फिर मैंने उसका मृत्यु पश्चात प्रसव कराया था। वो बच्चा स्वस्थ हुआ था। अद्विक ने उत्सुकता से कहा, काकी, उसके बाद क्या हुआ? क्या आप वापस गांव आ गईं? उस बच्चे को किसने संभाला? मयंक की दादी ने कहा, उस समय वहां कोई भी महिला नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को संभालने के लिए मैं उस रात वहीं रुक गई थी। वैसे भी शाम बहुत गहरी हो गई थी। मेरा गांव वापस लौटना संभव नहीं था और फिर बच्चे को भी संभालना था, इसीलिए मैं उस रात को वहीं रुकी हुई थी। अद्विक ने कहा, तो वो रात आपकी कैसे गुजरी? क्या कुछ अद्भुत हुआ था उस दिन? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? कोई खास बात है क्या? अद्विक ने बात पलटते हुए कहा, नहीं नहीं दादी, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब शाम गहरी हो चुकी थी तो शव का अंतिम संस्कार तो नहीं हुआ होगा। फिर एक नवजात शिशु पास में और थोड़ी दूरी पर एक शव रखा हो तो कैसा लग रहा होगा आपको? मयंक की दादी ने कहा, नहीं, मुझे इस सबसे कोई घबराहट नहीं हुई, परंतु हां, उस रात कोई विचित्र घटना अवश्य हुई थी। अद्विक ने अनजान बनते हुए कहा, और वो विचित्र घटना क्या थी दादी? मयंक की दादी ने कहा, बेटा, वे ऋषिवर बहुत ही दुखी थे। तभी अचानक से रात को उनके शिविर में से बात करने की आवाज आ रही थी। अब क्योंकि वो छोटा सा बच्चा बहुत रो रहा था, इसलिए मैं सो नहीं सकी। इसलिए ऋषिवर के शिविर में से आती हुई आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वहां कुछ रोशनी भी दिखाई पड़ रही थी। अद्विक ने कहा, अच्छा, रोशनी हो रही थी? और क्या बातें हो रही थी वहां पर जो आपको वो घटना अद्भुत लगी? मयंक की दादी ने कहा, बेटा, ये सारी घटना इस महिला की वजह से हुई। वो कोई दिव्य महिला थी जो कि अपने दर्पण में देखकर श्रृंगार कर रही थी। उसके दर्पण की चमक इतनी ज्यादा थी कि उसकी चमक के प्रभाव से ऋषि के शक्तिपात की किरणें मुड़ गई थी। इसी वजह से यह हादसा हो गया। अद्विक को याद आया, काका ने भी यही कहा था कि अचानक से कोई प्रकाश आया और शक्तिपात की किरणें मुड़ गईं। अद्विक सोचने लगा, ओह, तो ये कारण था। उसने कहा, दादी, कौन थी वो महिला? मयंक की दादी ने कहा, बेटा, यही तो मैं नहीं जानती, पर शिविर में से जिस प्रकार से रोशनी आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वो कोई दिव्य महिला थी। और तुम ये सोचो कि उसके दर्पण में कितनी शक्ति होगी कि उसने ऋषि के तेज को ही मोड़ दिया। अद्विक को अपने काका की वो बात याद आ गई कि उसके पिता विकेश के घर में कोई दिव्य महिला आती थी जो कि रात को उसे संभालती थी। पर अद्विक ने मयंक की दादी से इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो बोला, उसके बाद क्या हुआ दादी? दादी बोली, ऋषिवर उस दिव्य महिला पर बहुत क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तुम्हें किसी भी प्रकार से उस बच्चे का ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस बच्चे की मां की मृत्यु हुई है। तुमने इससे इसकी मां को छीना है, इसलिए अब तुम्हें ही इस बच्चे का ध्यान रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें इसका बहुत कठोर दंड भुगतना होगा। वो महिला बहुत क्षमा मांग रही थी, परंतु ऋषिवर ने उसे श्राप देकर वहां से रवाना कर दिया और फिर ऋषिवर के शिविर से रोशनी आने बंद हो गई। शायद वो वहीं से लुप्त हो गई थी
अद्विक बहुत अधिक सोच में पड़ गया। उसे याद आ गया कि काका ने कहा था कि वो दिव्य महिला कहां से आती थी और कहां जाती थी पता नहीं चलता था। अद्विक ने कहा, इसके बाद क्या हुआ दादी? मयंक की दादी ने कहा, इसके बाद अगले दिन आराध्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस बच्चे के पिता व काका उस बच्चे को लेकर चले गए। ऋषिवर भी बहुत दुखी हुए, वहां से अपने गंतव्य को चले गए थे। कहकर मयंक की दादी चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, पर तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? अद्विक ने कहा, वो बच्चा मैं ही हूं दादी। मयंक की दादी एकदम भचकी रह गई। ये क्या कह रहे हो? उन्होंने एकदम से अद्विक को गले लगा लिया। वो बोली, तो मेरे इन हाथों ने ही तुम्हें जन्म दिया है, तभी ना जाने तुम मुझे क्यों अपने से लगे। अद्विक ने कहा, मुझे भी यहां आकर अपनापन लगा, आपसे मिलने की इच्छा भी पूरी हो गई। अब मैं चलूंगा। मयंक की दादी बोली, तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम खाना खाओगे, रात को यहीं रुकोगे, कल सुबह जाना। अद्विक ने उनकी बात मान ली और इस तरह से अद्विक ने उस दिन वह एक रात वहीं विश्राम किया। अगले दिन मयंक की दादी ने अद्विक के लिए रास्ते के लिए खाना बांध दिया। मयंक और उसकी दादी से विदा लेकर अद्विक वापस अपने गांव को रवाना हो गया। परंतु अब उसके दिमाग में और भी प्रश्न घूम रहे थे। क्या वो दिव्य महिला वही थी जो मेरे पिता की झोपड़ी में आया करती थी? और अगर ऋषि ने उसे मेरा ध्यान रखने का श्राप दिया था तो फिर उसने आना क्यों बंद कर दिया? उसे तो हमेशा ही आना चाहिए था ना। उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई पड़ी। अब उस दिव्य महिला को कहां ढूंढूं? सोच विचार करता हुआ अद्विक चलता चला जा रहा था। उसने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया था। इसके पश्चात वो अपने गांव के पास पड़ने वाले जंगल में पहुंच गया था। जंगल के पास पहुंचते ही उसके मन में फिर से उस रहस्यमयी पेड़ की घटना याद आ गई। अद्विक के मन में फिर से संदेह उत्पन्न हुआ। वो गांव वाले रास्ते पर न मुड़कर जंगल के रास्ते की तरफ चला गया। उसने जंगल में प्रवेश कर लिया और उस पेड़ की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अद्विक के कंधे पर लकड़ी थी और उस पर खाने की पोटली व जड़ी बूटियों की पोटली उसी प्रकार लटकी हुई थी। उसने एक पेड़ पर अपनी लकड़ी को सुरक्षित रख दिया ताकि उसे बोझ लेकर ना घूमना पड़े और फिर बढ़कर पेड़ की तरफ बढ़ा चला। अद्विक अब फिर से एक बार बढ़ के पेड़ के सामने था। कुछ देर पहले तक तो सब कुछ सामान्य था, फिर अचानक से ही पेड़ में हरकत होना शुरू हो गई। अद्विक की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी जब उसने देखा कि वहां पर उसी प्रकार से एक बिंदु प्रकट हुआ है और वो बड़ा होता चला जा रहा था। वो बिंदु उसी प्रकार से बड़ा होते होते एक पर्दे में बदल गया था और पर्दे के दूसरी तरफ उसे अलग दृश्य नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी ही दुनिया का रास्ता हो। पिछली बार तो उसे चंदन ने रोक लिया था, पर इस बार उसके कौतूहल की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि अद्विक के सामने राज पर राज खुले जा रहे थे। तभी अचानक से अद्विक को एक झटका सा लगा। उसकी सारी चेतना लुप्त होती नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो शून्य में विलीन हो गया है। थोड़ी देर बाद जब अद्विक की आंख खुली तो उसने देखा सब कुछ सामान्य सा ही था। वो शून्य से बाहर आ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उठा और उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ। वो वापस पलटकर गांव को जाने लगा। जाने से पहले वो उस पेड़ तक गया जहां पर उसने अपनी दवाइयों की पोटली टांगी थी। अद्विक देखकर हैरान रह गया कि उस पेड़ पर वो पोटली नहीं थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उफ, मैं 7 दिन की यात्रा करके तो दवाइयां लाया था। अब काका को क्या जवाब दूंगा? 2 दिन बाद फिर से जाना पड़ेगा। आखिरकार वो गांव की तरफ रवाना हो गया, पर पता नहीं क्यों ये दृश्य उसे कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। जैसे ही वो अपने घर की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में ही उसे गांव के लोग नजर आए, पर अब वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा था।
सिर्फ एक जानी पहचानी आकृति उसे दिखाई दी। अद्विक ने उसे गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि ये तो मिहिका है। मिहिका को देखकर अद्विक के होश उड़ चुके थे। एक पल को अद्विक को यह एहसास हुआ कि क्या वो मर चुका है। वो मर के किसी दूसरे लोक में पहुंच चुका है, इसीलिए उसे मिहिका दिखाई दे रही है, या उसे सच में मिहिका ही दिखाई दे रही है। क्रमशः